हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं अपना। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो भी कंसेप्ट है हमारा एनसीईआरटीज़ में जो गिवन है और जो भी है तो वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी उसमें इस चैप्टर के हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 20-20 क्वेश्चन का हमारा सेट रहेगा। तो वीडियोस जो हैं थोड़ा छोटी भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है और जल्दी क्वेश्चंस इसके हो भी जाते हैं। वहाँ पे जो भी नया कंसेप्ट होगा जो यहाँ नहीं आएगा और क्वेश्चंस में अगर आ जाता है, मेरे को लगा कि क्वेश्चंस के ज़रिए मेरे को आपको एक बार वहाँ बताना चाहिए, तो वहाँ मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा उस चीज़ को। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है, सिलेबस में दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं? देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के पहले देखना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं सपोज करिए कि आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिख देता हूँ। एक मैंने लिख दिया 2x + 5, एक मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ 2x² + 5x + 3। ठीक है, फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x + 1/x, और एक मैंने लिख दिया x + x² + √x + 4। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ होती है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपके सामने लिख दिया 2, एक मैं लिख रहा हूँ -2, 5, 9। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। मैं आपके सामने आपसे पूछता हूँ कि आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब 5 क्या है? एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, एक मैंने आपको क्या बोला कि मुट्ठी भरी मैंने और चुपचाप आपको टॉफ़ी दे दी और अब पूछ रहा हूँ बताओ कितनी है, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता आपने कितनी दी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब मैं आपको जब बता रहा हूँ कि वो 5 टॉफ़ीज़ हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नहीं कि ये कितनी है और आपसे गेस करवा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आप एक बार बोल सकते हो कि सर उसमें 6 हैं, या आप कह सकते हो उसमें 5 हैं, या आप कह सकते हो उसमें 3 हैं या 8 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर ही आपके साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, आपको खुद नहीं पता कि वो चीज़ें कितनी हैं, आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ में वैल्यूज़ डाल डाल के देख रहे हो कि क्या मेरा सही है या नहीं है। तो जो भी चीज़ है जो वेरी करती है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, और मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि XYZ हो गया या ABC हो गया। तो मान लो मैं आपके सामने अगर लिख दूं कि मेरे पास कोई भी चीज़ है X, अब X की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। अब मैं लिख दूं 2x, तो 2 यहाँ पे वो क्या हो गया, कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हम जानेंगे सबसे पहले। तो कभी भी कोई वेरिएबल है अगर, तो वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर भी रही होगी। आपने बहुत सारी टर्म्स देखी होंगी, जैसे x² देखा होगा, x³ है, x है, या फिर x की पावर -1 है, या 1/x² लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी वेरिएबल की पावर, हम यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं बेटा, जिस भी वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होती है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं सर, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, वो सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कभी भी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अगर होल नंबर पावर नहीं होगी तो क्या होगा सर, तो बेटा उस केस में वो पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ यही है, सबसे अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में देखा जाए कि पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, आप खुद से देख सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। सॉरी। ठीक है, अब देखिए आप, आपके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है 2x + 5। यहाँ पावर देखिए क्या क्या है, x की पावर 1 है, यहाँ क्या मैं इसको 5 के साथ x की पावर 0 लिख सकता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया कि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे क्या पावर होल नंबर है, ये 1 होल नंबर होता है, 0 होल नंबर होता है सर। तो दोनों केस में मेरी पावर्स जो है होल नंबर है, तो ये मेरा पोलिनोमियल हो गया। एक और चीज़ देखिए, इसको हम पोलिनोमियल पी एक्स से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पोलिनोमियल जो है वेरिएबल एक्स में है। इस पोलिनोमियल वेरिएबल क्या है, एक्स है। ऐसे ही मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही अब पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई हम लिखें तो उसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो इसी को मेरे को वाई की फॉर्म में लिखना होता, मैं इसको 2y+5 लिख देता। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पी एक्स और पी वाई का क्या मतलब होता है। ये होता है कि किस वेरिएबल में हमारा पोलिनोमियल चल रहा है, हम वो चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ x की पावर क्या है, 2 होल नंबर है सर। यहाँ 1 होल नंबर है सर। यहाँ पे x के साथ क्या है, 0 होल नंबर है सर। तो ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल होगा। तो इसको मैं सही से लिखूं तो ये x प्लस में x की पावर -1 लिखा हुआ है। यहाँ तो पावर 1 है मेरे पास होल नंबर, लेकिन यहाँ -1 है। अब -1 इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। ठीक है, -1 जो है, अब देखिए नंबर लाइन 0 के इधर आ जाओगे तो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो -1 जो है यहाँ पे वो इंटीजर है, यहाँ होल नंबर नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये देखिए x² प्लस √x+4। 2 जो है पावर देखा, 2 होल नंबर है, ठीक है। यहाँ अंडर रूट लिखा हुआ है, मतलब ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 जो है रैशनल नंबर होता है, होल नंबर नहीं है सर। तो ये भी मेरा पूरा पोलिनोमियल बेटा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स ले लिए, कुछ काउंटर एग्जांपल्स ले लिए कि जो पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। सिलेबस का हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। अब उसमें डिफाइंड जो है सेकंड चीज़ देखो क्या डिफाइंड है बेटा। सेकंड चीज़ डिफाइंड है आपके सामने, कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। तो हम एक एक करके तीनों चीज़ों को समझेंगे कि पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। मान लो मैंने आपके सामने पोलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x-4। ठीक है, मैंने आपके सामने एक पोलिनोमियल लिख दिया। फिर मैं आपके सामने सेकंड पोलिनोमियल लिख रहा हूँ पी एक्स इज इक्वल टू x³ - 78x² प्लस में 9x² प्लस 4। मैंने ये लिख दिया। अब देखिए बेटा, मैं एक ही चीज़ से आपको कोफिशिएंट भी सिखाने जा रहा हूँ और टर्म्स भी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, कोफिशिएंट क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो देखो क्या मैंने सच में ये पोलिनोमियल लिखा है। पावर्स देखो, ऊपर वाले में देखेंगे तो x की पावर 2 है, होल नंबर है। x की पावर 1 है, होल नंबर है। x की पावर 0, सब में होल नंबर्स पावर हैं, तो ये 0, ये क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल हो गया, होल नंबर्स थे। नीचे वाले में भी सबकी x की जितनी वेरिएबल है उसकी सबकी पावर होल नंबर में है, तो बेटा ये हमारा पोलिनोमियल तो है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं पोलिनोमियल की। ठीक है, टर्म्स क्या होंगे बेटा, ये देखिए कि जैसे 3x² प्लस 5x-4 लिखा हुआ है, तो इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं सर, जैसे 3x² है, एक टर्म तो मेरी ये हो गई, 5x है, सेकेंड टर्म ये हो गई, ये है 4, ये थर्ड टर्म होगी बेटा हमारी। टर्म्स को मैं कैसे पहचान सकता हूँ सर, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं बेटा कि जब भी पोलिनोमियल में बीच में साइन लग जाते हैं ना, जैसे प्लस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, लेकिन पावर्स अलग अलग होनी चाहिए उस साइन के इधर उधर, तो वो जो होंगी वो टर्म्स हो जाएंगी आपकी, वो टर्म्स काउंट होंगी। तो इसमें बेटा कौन कितनी टर्म्स होंगी, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक्स की पावर 3 वाले, फिर एक्स की पावर 2 वाली एक टर्म, फिर एक्स की पावर, यहाँ देखिए बेटा x की पावर 1 है, ठीक है, फिर x की पावर 0 वाले। ठीक है, ये तो होती है हमारी टर्म्स, ऐसे आप टर्म्स पहचान लेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होंगे, अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताओ कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन पोलिनोमियल px। तो आप क्या करेंगे, जो x² वाली टर्म है ना, अब x² वाली टर्म कौन सी है, मेरे पास x² वाली टर्म है 3x²। तो जो x² वाली टर्म हो जाएगी, पहले आप उसको ढूंढिए। अब जो x² ये वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखी होगी, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है सर। तो जो 3 है ना बेटा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा बेटा आपके सामने। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे वाले में आपसे पूछ दूं
कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन पोलिनोमियल px। तो आप क्या करोगे, तो पहले x की पावर 1 वाला टर्म ढूंढोगे, उस टर्म में आप देखोगे साथ में कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, तो 9 लिखा हुआ है, 9 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा पोलिनोमियल का। सेम मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढोगे, उसमें देखोगे साथ में जो टर्म कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, -78। तो यहाँ पे -78 जो है आप उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। अब हम चल रहे हैं जीरो पोलिनोमियल की तरफ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक होता है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, तो देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर 5 मैंने आपके सामने लिख दिया कि 5, क्या 5 एक पोलिनोमियल है, ठीक है बेटा। तो 5 को क्या मैं 5 के साथ x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब किसी की भी पावर 0 जो होगी वो 1 होता है। तो जी सर x की पावर क्या है यहाँ पे 0, 0 होल नंबर है सर। तो ये मेरा क्या है, पोलिनोमियल है सर। तो अब मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया 9, एक मैं लिख रहा हूँ 10। क्या ये पोलिनोमियल्स हैं सर। जो ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिनके साथ में वेरिएबल की पावर 0 हो, जिनके साथ में वेरिएबल की पावर 0 हो, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे सिलेबस में हमें दिया हुआ था जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है जीरो पोलिनोमियल, मतलब कि उसमें जीरो होगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जीरो अगर कह दूं कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है मेरा जीरो, ठीक है। वो जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे बनेगा, देखो पोलिनोमियल होने के लिए x की सबसे कम पावर क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि लीस्ट होल नंबर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है बेटा। तो x की पावर जीरो, तो ये चीज तो हमें 1 देगी। तो 1 को साथ में किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया गया होगा, 1 को साथ में किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाता है। 5 से किया तो 5 बन गया, 9 से किया 9 बन गया, -5 से किया -5 बन गया, तो वो सब है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो अब ये क्या बन जाएगा, 0। यही है मेरा जो है जीरो पोलिनोमियल होता है। आगे जब हम चलेंगे, अभी डिग्री का मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो वहां देखेंगे कि डिग्री इसकी क्या होगी, ठीक है। तो ये है आपका जीरो पोलिनोमियल जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में दिया हुआ है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, उसके बाद है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, फिर है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और फिर फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो देखिए बेटा, अभी हमने जो डिस्कस किया अभी तक, मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर्स देखेंगे कि होल नंबर्स में लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं। अब होल नंबर्स में कुछ ना कुछ पावर्स लिखी हुई है, तो डिग्री क्या होती है उस पोलिनोमियल की, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। आप ये देखिए किस टर्म में पावर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, जो वो सबसे ज़्यादा पावर होगी ना, उसी पावर को हम डिग्री कहते हैं उस पोलिनोमियल की। अब हमें वहाँ ये मतलब नहीं है कि मान लो उसमें पावर डिग्री जो है हाईएस्ट 4 लिखी हुई है, लेकिन उसमें टर्म 2 ही हैं, तो आप ये नहीं कहोगे इसमें 2 टर्म है तो सर 4 इसकी डिग्री नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी डिग्री डिसाइड नहीं करेगा। डिग्री डिसाइड करता है, डिग्री डिसाइड करने के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका क्या है, वो आपका रहेगा हाईएस्ट पावर। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया x की पावर 8 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। ये एक मैंने आपको पोलिनोमियल दे दिया, ये 0 हटा दीजिए एक बार थोड़ी देर के लिए, फिर ये इक्वेशन बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। px एक मैंने आपको पोलिनोमियल दे दिया x की पावर 83 माइनस 99x की पावर 7 प्लस x की पावर 101। मैंने आपके सामने 2 केस रख दिए। आपको मैंने क्या बताया कि डिग्री क्या होगी, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होगी। तो यहाँ हाईएस्ट पावर देखो, इस टर्म में क्या है, पावर 8 है सर, इस टर्म में क्या है 2 है, इस टर्म में क्या 3। तो पावर हाईएस्ट 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा होता है। तो जो 8 है ये मेरी डिग्री निकल के आएगी, तो यहाँ से जो डिग्री होगी मेरी पोलिनोमियल px की वो हो जाएगी 8, ठीक है। सेकंड केस में देखिए x की पावर 83 माइनस 99 की पावर 99 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 101, ठीक है। तो 101 मेरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा बेटा डिग्री ऑफ px जो हो जाएगा वो मेरा निकल के आएगा 101, ठीक है।
अब पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी। अब इसके साथ जो ये लिखे हुए हैं कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब क्या होते हैं सर, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मेरे पोलिनोमियल की, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पोलिनोमियल जो है मेरा, जब उसकी डिग्री 1 होगी, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, तो उस केस में उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। जब मेरी उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और सिमिलरली जब थर्ड डिग्री हो जाएगी, डिग्री मेरे मान लो पोलिनोमियल की 3 है, तो उस केस में उस पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। आपके सिलेबस में क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही दिया हुआ है। अभी जो सिलेबस आपका डिफाइन किया था केवी ने, वहाँ पे आपको क्यूबिक पोलिनोमियल तक दिया हुआ। तो डिग्री 1 होगी तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। डिग्री 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और डिग्री 3 होगी तो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब आप में हो सकता है बच्चों कि आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आया, सर क्या डिग्री मेरी 0 हो सकती है कभी? अभी हो सकती है बेटा। अभी मैंने आपको जस्ट एक डिस्कस किया था कांस्टेंट पोलिनोमियल का केस। कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं होता। तो कांस्टेंट के साथ अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो x की पावर क्या मानी थी वहां पे, 0। तो डिग्री मेरी 0 हो सकती है। देखिए डिग्री 0 आपकी कैसे हो सकती है। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है 5। क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या है 5। अब इस 5 की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो है 0 होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि 5 को मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकता हूँ। ठीक है। अब अभी डिस्कस क्या किया था हमने, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। डिग्री जिसकी 2 होगी उसको सर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, हमारा जो डिफाइन था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। तो डिग्री की हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी थी, कोफिशिएंट देखा था क्या होता है और नंबर ऑफ टर्म्स देखा था क्या होता है। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी, देखो जैसे कि मोनोमियल क्या कहता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल। ठीक है। तो मोनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें भी सिर्फ एक टर्म होगी। जो पोलिनोमियल होगा जिसमें सिंगल टर्म होगी, उस पोलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है बाइनोमियल, क्या होता है, तो बाइनोमियल बाई, बाई मतलब कि 2, जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर दे रहे, ट्राई, ट्राई मतलब 3, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसको हम लोग कहेंगे ट्राई पोलिनोमियल। ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो बाइनोमियल के लिए क्या होगा, बाइनोमियल बोला जाएगा जिसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें आपकी 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है। सॉरी। तो देखो ये आपका हो गया यहाँ पे, बाइनोमियल आपको समझ आ गया होगा, ट्राइनोमियल, मोनोमियल समझ आ गया। इसके अलावा सिलेबस में देखो ये दिया हो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको अगर बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ तो मान लेते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ 8 है। अब 8 के अगर मैं फैक्टर्स करने जाता हूँ तो फैक्टर्स क्या हुआ कि 8 किस किस नंबर से मिल के बना होगा। अब आपको याद होगा अगर, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहाँ क्या कहते थे कि क्या बोलती है वो थ्योरम, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो यूनिक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। तो ये जो 2 है आपका, ये जो 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, या ये वाला 2 हो गया, या फिर ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है आपके, जैसे नीचे वाला केस देखें तो 2 जो है एक फैक्टर है 12 का, इसका मतलब है कि 2 जो है 12 को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो चीज़, कोई भी एक मेरे पास नंबर है, मैं कह दूँ ये नंबर इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर। ठीक है। ऐसे ही 3 हो गया, 3 क्या कर रहा है कि 3 12 को, 3 12 का फैक्टर है, इसका क्या मतलब होगा कि 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। पहली चीज़ होगी फैक्टर क्या होते हैं। फिर होते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल के क्या होंगे। अब देखो मैं आपके सामने उल्टा लिख देता हूँ, मान लो कि मैं पूछूं मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 के मल्टीपल वो होंगे जो 3 की टेबल्स में आते चले जाएंगे।
मतलब जिनको 3 डिवाइड कर रहा होगा। देखिए अब 3 12 का फैक्टर है, मतलब कि 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, और 12 3 का क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स बोलूँ तो 12 3 का मल्टीपल हो जाएगा। मतलब बात सेम है कि 3 12 को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो 3 को जब 4 बार किया हमने तो क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। तो फैक्टर और आपको ये मल्टीपल क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिलेबस में हमें दिया हुआ है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम सीखते हैं। देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, आप बताइए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़्यादा कुछ नहीं है। जीरो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कोई भी है मेरे पास, मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, मैंने आपको यही दे दिया। मैंने आपको क्या दे दिया, पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x+2। तो जीरो का मतलब यहाँ क्या है कि मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं, क्या करूं कि मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं बेटा कि मेरा जो पूरा पोलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा दे जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब जीरो। ठीक है, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि जीरोस कैसे निकलेंगे इस पोलिनोमियल की, कि x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं कि मेरा जो पूरा ही पोलिनोमियल जीरो बन जाए। तो देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि a मेरा कोई भी एक रियल नंबर है। क्या है, a मेरा कोई भी एक रियल नंबर है, और मैं ऐसा रियल नंबर ले रहा हूँ कि p ऑफ a करूँ तो वो जीरो बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह में a पुट करने जा रहा हूँ तो 3 ऑफ a प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो बन जाए, और यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2/3। तो इसका मतलब मेरा है कि मैं अगर x की जगह -2/3 को पुट कर देता हूँ तो मेरा पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो ये -2/3 है ना, ये इस पोलिनोमियल की एक जीरो है। ठीक है, 3x+2 की जीरो क्या होगी, -2/3। और जीरो का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया क्या होगा, कि ऐसा टर्म है, कोई भी ऐसी कांस्टेंट टर्म है जिसको पोलिनोमियल के अंदर आप पुट कर दो तो आपका पूरा पोलिनोमियल ही जीरो बन जाएगा। ये आपका जीरो का कंसेप्ट है। इसको रूट से भी हम बोल दिया जाता है कि रूट्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक आप पढ़ोगे जब आगे चल के तो रूट्स भी आ जाएगा। वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीरोज और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो वहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हमें दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 वाला क्यूबिक पोलिनोमियल। तो तीनों के हम जीरोज के रिलेशन देख लेंगे आपस में यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में 3 का ही दिया हुआ है, तो मान लेते हैं पहले हम लीनियर की बात करते हैं कि पहले मैं ले रहा हूँ लीनियर पोलिनोमियल का केस। ठीक है बेटा, आपके सामने लीनियर पोलिनोमियल की एक जनरलाइज्ड फॉर्म अगर मैं लिख दूं तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ ax+b इज इक्वल टू जीरो वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे सर ये आपने वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा। ये बेटा देखो a क्या है, कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है। तो x हमारा x की पावर कितनी है, 1। 1 मतलब डिग्री मेरी होगी यहाँ पे 1। अगर ये कोफिशिएंट जो a है इसकी जगह अगर मैं जीरो पुट कर देता तो ये पूरे इसकी जगह अगर मैं जीरो पुट कर देता तो इस पूरी टर्म को ही ax को ही जीरो बना देता। तो फिर मेरे पास बच क्या जाता, फिर मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल बच जाता, फिर वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहता। इसलिए ये जो a है हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लीनियर पोलिनोमियल रह पाएगा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। इसका एक डायरेक्ट होता है हमारे पास कि इसकी ज़ीरो हमें अगर निकालनी है तो इसकी ज़ीरो क्या होगी, इस पोलिनोमियल की जो ज़ीरो होगी -b/a होती है। मतलब कि माइनस में कोफिशिएंट जो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इसको मैं क्या लिख दूँ, कांस्टेंट अपॉन, ये माइनस साइन लगा लीजिएगा, और यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमारे पास सेकंड चीज़ हमने क्या करी थी, सेकंड चीज़ हमने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक देखिए मैं आपको यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस हो जाएगी। अब देखो जो है हमने बचपन में पढ़ा है कि, बाकी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा कि कोई भी एक लीनियर, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है
तो उसका ग्राफ कैसे होता है, मान लो कि ये मेरा एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने, ये मेरी एक वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब ये मेरी एक लाइन हो गई, एक मेरी लाइन हो गई। ये क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी की इक्वेशन है मेरी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये y कुछ नहीं है, पोलिनोमियल ही हमारा p ऑफ x। ठीक है, तो जब भी लीनियर पोलिनोमियल का हमारा ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ होगा तो एक्स एक्सिस पे वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके कट करेगा। अब देखो ये जो है हमारी लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 बन जाएगा। तो देखिए जब वो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो उस पॉइंट पे हमारा पोलिनोमियल 0 बन रहा है। पोलिनोमियल हमने पूरे को ए एक्स प्लस बी माना है, मतलब y के बराबर माना, तो वो y 0 बन रहा है। ये y 0 यहाँ कब बन रहा है, इस x वैल्यू के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ एक बार कैंसिल करिए, इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम हम एक रूट निकाल सकते हैं, एक रूट से ज़्यादा या एक जीरो से ज़्यादा नहीं आ सकती उसमें। ठीक है, और वो जीरो क्या होगी वो मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन दे दिया कि माइनस बी बाई ए होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों आया सर? अब देखो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होनी मस्ट है। ठीक है, अगर मैं ए को ही 0 मान लूँ तो मेरा ए एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वो कैंसिल हो गया बेटा अगर, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी की डिग्री कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो उस केस में तो बेटा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट कैमरा एरर आ गया, होप दोबारा कनेक्ट हो गए होंगे हम। हाँ, तो हम करते हैं अभी। तो हम कहाँ पे हैं, हाँ हम यहाँ पे कि a जो है 0 क्यों होगा। ठीक है बेटा, तो अब बी एक्स प्लस सी अगर वो रह जाएगा तो बी एक्स प्लस सी के सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि वो एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमारा जो a वो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके रूट्स के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। इसके रूट्स के दो रिलेशन है हमारे पास। अब देखो मैं इसको ग्राफ से अगर आपको समझाऊं तो इसका ग्राफ जो है एक इस फॉर्म में बनता है, पैराबोला की फॉर्म में। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है इसको, तो एक्स एक्सिस पे सर ये 2 जगह मेरे को कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो मैक्सिमम 2 रूट्स इसकी आ सकती हैं। मैक्सिमम कितनी रूट्स आ सकती हैं, 2 रूट्स आ सकती हैं सर। तो उन रूट्स की रिलेशन क्या होती है हमारे पास, मैंने मान लिया कि एक रूट है अल्फा, 0 है, जो मैं रूट बोल रहा हूँ 0 भी वही है, एक रूट अल्फा है, एक जो है 0 बीटा है। तो उनका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए से निकाल सकते हैं। और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है सर सी बाई ए। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। फिर सिमिलर हमारा रिलेशन होता है क्यूबिक में। क्यूबिक में हमारा रिलेशन क्या होता है, क्यूबिक की जनरलाइज फॉर्म हो जाती है सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, नॉट इक्वल टू मेरा 0 होगा। सेम वही चीज़ होगी, क्यों 0 नहीं होगा, अगर ए 0 हो जाएगा तो वो ए एक्स क्यूब को ही 0 बना देगा। उस केस में डिग्री 2 रह जाएगी, डिग्री 2 रह जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी 3 रूट्स निकल के आती हैं। मान लेते हैं मैं ग्राफ से आपको थोड़ा सा समझाऊँ, ऐसे कोई मेरा ग्राफ है अगर, तो यहाँ देखो ये 3 बार मैक्सिमम काट सकता है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ 3 रूट्स मेरी निकल के आई। कई बार आपको डायरेक्ट ग्राफ दे के पूछ सकता है कि बताइए कितनी रूट होंगी, तो उस क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं करना होता, सबसे आसान क्वेश्चन होता है वो। आपको बस ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार उसने कट किया है। ठीक है, उतने ही उसमें रूट्स हो जाते हैं। अब यहाँ रूट्स की हमारे को क्या दिया होता है रिलेशन, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा और 3 इनकी रिले वो है रूट्स है, तो जीरोज 3 है, तो तीनों जीरो का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। फिर एक आ जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, वो सी बाई ए हो जाएगा। और एक लास्ट निकल के आता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों जीरो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा सर। ये है हमारा रिलेशनशिप है जो जीरोज के बीच में होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसको एग्जांपल के साथ बताओ, और फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट दिया हुआ है सिलेबस में। तो रिमाइंडर थ्योरम देखो बेटा, अभी आपने जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ा था, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है आपको, पहली चीज़ तो रिमाइंडर कैसे आता है ये आपको पता ही है कि मान लो कि मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मानो कि मैंने 14 को डिवाइड करवाया है 5 से, ठीक है, आप कहोगे 5 2 ज़ा 10, तो बचा 4, मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ये तो हमारा डिवीजन होता है किस चीज़ में, जब हमारा कॉन्स्टेंट्स का हम कर लेते हैं। अब है पोलिनोमियल का, जब हम डिवीजन कर रहे होंगे, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैंने आपको ये दे दिया और मैं कह रहा हूँ इसका डिवाइड करो, आप इसका डिवीजन करो x माइनस 1 से, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को डिवाइड करो x माइनस 1 से और मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ मैं आपको डिवीजन एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे बता सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम खराब किए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 3x प्लस 3। अब यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो 3 लेके आना है मुझे, तो प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3x माइनस 3, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो 3 और 3 6 मेरा जो है रिमाइंडर निकल के आ गया। अब देखो इस 6 की डिग्री क्या है, इस 6 की जो रिमाइंडर है 6, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 0 है सर, क्यों, क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 है। इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री सर 1 थी, मैं आपको पेन चेंज करके दिखाता हूँ। इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री आप कहोगे 1 थी सर, और इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री सर मेरे पास 2 थी। ठीक है, कोशेंट की डिग्री क्या है, कोशेंट की डिग्री 1 है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम मुझे क्या कहती है कि px मेरा कोई भी पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, जो जिस px क्या है जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा है px है, और एक qx है, और इस qx की डिग्री जो होगी ना वो px की डिग्री बड़ी होगी qx की डिग्री से, ठीक है, तभी तो डिवाइड करा पाओगे, जब अंदर बड़े वाला डिग्री होगा बाहर छोटा डिग्री होगा तभी डिवाइड होगा, ठीक है। इस केस में एक रिमाइंडर निकल के आ जाता है हमारे पास Rx। अब वो रिमाइंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो R क्या, 6 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, तो इसलिए मैंने Rx लिख दिया यहाँ पे, हो सकता है यहाँ 6x भी लिखा आ जाता, अगर यहाँ स्क्वायर होता यहाँ 6x बच सकता था, ठीक है। अब Rx जो है वो 0 भी हो सकता है बेटा, और वो Rx अगर 0 होगा तो मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा, अगर Rx 0 है इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर है, वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, वो उसका फैक्टर है, वो चीज़ तो हो जाती है हमारी फैक्टर थ्योरम। और Rx अगर 0 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, डिग्री जो होगी ना Rx की डिग्री वो हमेशा कोशेंट की डिग्री से हमारी कम होगी, पहली चीज़। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में कहती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम आपको सिर्फ ये कहती है कि आपका कोई भी एक पोलिनोमियल है, मान लो आपका पोलिनोमियल लिख दिया मैंने पी एक्स जो है आपका एक पोलिनोमियल है, इसको इसकी डिग्री हमेशा एक या एक से बड़ी होगी, एक या एक से बड़ी होगी। इसको अगर आप लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि ए एक्स प्लस बी, कोई भी एक पोलिनोमियल है जी एक्स मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी से अगर आप इसको क्या कराओगे, डिवाइड करवा रहे हो, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, आपके पास रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम कहती है, सपोज करो कि ए कोई भी एक रियल नंबर है, ए आपका रियल नंबर है, और पी ऑफ ए इक्वल टू 0 कब हो जाता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, हम क्या बोलते थे कि वो क्या हो जाएगा, उसकी जीरोज निकल आती हैं उससे, लेकिन हम इसको पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ना करके हम इसको सिर्फ पी ऑफ ए लिख लेते हैं कि अगर उस लीनियर पोलिनोमियल में अगर आप ए वैल्यू पुट कर दो कोई भी ए, तो वो ही आपका जो है रिमाइंडर निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए आपका जैसे कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको आपको लीनियर पोलिनोमियल डिवाइड करवाना है x माइनस 1 से, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला कि जो ये x माइनस 1 है ना, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा। अब आपको आता है सर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 पर इस x माइनस 1 का जीरो निकल के आ जाएगा। तो जो x माइनस 1 जो है, जिससे हम जो हमारा डिवाइजर है यहाँ पे, इसका जो जीरो होता है जिस पॉइंट पे वो होगा, जैसे कि यहाँ पे इस केस में x इक्वल टू 1 पर वो है, तो इस 1 को आप इस पूरे पोलिनोमियल में पुट कर दो, जो डिविडेंड है हमारा इसमें पूरे में पुट कर दो। तो यहाँ मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 5 प्लस 2, तो मेरा कितना आ गया, -2 मेरा निकल के आ गया।
तो जो रिमाइंडर मेरा आएगा वो -2 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम हमें यही कहती है, ठीक है बेटा। तो और फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर P ऑफ A जो है इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर PA की वैल्यू ही 0 आ जाए, मतलब कि अगर PA को जब वैल्यू पुट करने जाओ PA की, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू अगर RX जो है मेरा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर मेरा -2 निकल के आया है, अगर रिमाइंडर 0 निकल के आ जाए तो उस केस में वो फैक्टर होगा। यही हमें फैक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या सिलेबस कहता है, सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ, इसको AX² कर लीजिएगा बेटा, इसको AX² प्लस BX प्लस C, इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होगा। इजी है ये भी, देखो। अब मान लो आपके सामने लिख देता हूँ मैं मैंने आपके सामने लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा लिखा है मैंने अभी समझाने के लिए। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका फैक्टराइज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम जो छोटे में भी सीखते आ रहे हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बीच वाली टर्म्स को बेटा ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट कर दो कि उनका सम करो तो 3x बन जाए, और उनका प्रोडक्ट करो तो वो AC बन जाए, मतलब 2x² बन जाए। अगर उनका सम किया तो वो 3x बने, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो 2x² बन जाए। तो आप कहोगे सर इसको मैं तोड़ देता हूँ 2x और x में, ठीक है। ये होगा स्प्लिट करने वाली चीज़। अब यहाँ से x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बन गया, यहाँ से x कॉमन निकाला तो क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन आया तो बचा x प्लस 2। अब पूरे में से ही x प्लस 2 कॉमन आया और यहाँ से x प्लस 1 आया, तो ये आपके दोनों जो हैं फैक्टराइज होके आपके दो फैक्टर्स बन गए कि x प्लस 2 और x प्लस 1 जो है इसका x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर हो गया। तो ये है फैक्टराइजेशन आपका, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, अब इसका देखिए एक चीज़ और आपको बता दूंगा आगे चल के, आगे जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो यहाँ से ही हमारा इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, ये हमारी जो है रूट्स निकल के आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। रूट्स और जीरोस वही है, मतलब कि -2 को जब पुट करके देखो तो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। ये हमारा है। फिर हमारा आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन कैसे करें। आपके सामने देखिए, मान लो मैं लिख के चला जाऊं कि x³ माइनस 2x² प्लस में 3x और प्लस 4, ऐसा कुछ मैंने मान लो आपके सामने, यहाँ +4 की जगह आप कर लो बेटा -2, ठीक है। मैंने आपके सामने ये लिख दिया। तो इस केस में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल करना है, या तो आप यहाँ फैक्टर निकालो, इसके पूरा फैक्टर बनाने जाओ, या फिर आप यहाँ एक चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ हिट एंड ट्राई मार के एक फैक्टर इसका ढूंढ सकते हो। इसमें पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अब देखिए एक हिट एंड ट्राई मार के क्या कर सकते हो, मैंने बोला कि आप x इक्वल टू 1 पुट करके देखो। सबसे पहले यहाँ 1 पुट किया तो 1, यहाँ करोगे तो 2 -2 हो जाएगा, यहाँ किया तो 3 हो गया, ये -2 हो गया, तो 3 1 4 और 2 4, तो इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये 1 पे 0 आ गया तो मतलब 1 इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। 1 इसकी 0 हो गई, इसका मतलब x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर बन गया हमारा अपने आप से, ठीक है। अगर ये 1 पे सेटिस्फाई ना करे बेटा तो आप x की वैल्यू -1 पुट करके देख लो, वहाँ कर जाए तो ठीक है, तो उस केस में x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। वहाँ भी नहीं करता तो आप 2 पुट करके देख लो, वो भी ना करे तो -2 पुट कर, इतने में आपका ज़रूर आपका हो जाएगा। तो हिट एंड ट्राई आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि MCQ आपको करने हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आप कर रहे हो। तो x माइनस 1 आपका जब यहाँ एक फैक्टर आ गया, तो अब हम क्या कर देंगे कि x माइनस 1 से डिवाइड करवा देंगे इस पोलिनोमियल को, x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस -2। जब डिवाइड करवाओगे आप, तो यहाँ मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, तो 2 पावर और चाहिए, तो x² आ जाएगा कोशेंट में, तो ये बन गया x³ माइनस x², ये साइन बदल गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन गया -x² प्लस 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम, माइनस में x से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई -x² बन गया, माइनस से क्या थे प्लस का x बन गया, यहाँ साइन जब आपने चेंज किए तो ये कैंसिल, 3 में से 2 गया, 2x माइनस 2, और इसमें +2 और ले लो अगर,
तो ये 2x माइनस 2 आ गया, जो कि पूरा कैंसिल हो गया अपने आप में। रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ये उसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, यहाँ से मेरे पास निकल के आया बेटा कि x माइनस 1 एक फैक्टर था, और इधर फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक अभी हमने देखा था फैक्टराइज कैसे करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो। ठीक है, मिडल टर्म को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। ऐसे में करो कि माइनस आ जाए, वो करो तो प्लस 2 आ जाए। तो मैंने बोला इसको हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और इधर मेरा चल रहा है x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1, और इसको जब मैंने x कॉमन लिया यहाँ से, तो x कॉमन लेने के बाद ये बचा x माइनस 2। यहाँ से क्या लेंगे हम, 1 कॉमन लेंगे। क्या ये देखिए माइनस प्लस 2 बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 2x लिया, प्लस में x लिया, तो वो तो माइनस 2 होना चाहिए। हमने कुछ यहाँ गलती करी है बेटा, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। देखो एक्स क्यूब स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ हम जब गए तो ये कैंसिल हुआ, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है आपका। ठीक है, माइनस का जब 2x स्क्वायर आपका बचा, तो यहाँ बच गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस से 3x उतारा, फिर आपने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराया, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस लग के एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस कैंसिल हुए, फिर ये 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचा, ऊपर से माइनस 2 उतारा, फिर आपने प्लस 2 से करवाया आपको यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2 से आपने कराया तो ये कितना बना 2x माइनस 2, ये भी जो है आपके कैंसिल हो गए। तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही हमारे पास बचा यहाँ पे। तो हमने क्या किया इसमें, क्या देखना है यहाँ पे, देखो कि माइनस एक्स को ऐसी दो चीज़ों में स्प्लिट करूँ कि उनका सम करूँ तो माइनस एक्स आ जाए, और उनका प्रोडक्ट करूँ तो क्या आ जाए, प्लस में आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो एक देखो क्वाड्रेटिक जब आप करने जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 से एक डिस्क्रिमिनेंट का हमारा कंसेप्ट होता है। तो उसमें अगर यहाँ b की वैल्यू पुट करूँ तो 1 आ गया, माइनस 4 टू 8, तो ये माइनस 7 हो गया मेरा निकल के, जो कि लेस देन 0 है। ये जो है एक इमेजनरी केस में चला गया, क्योंकि हमने एग्जाम्पल अपना खुद से बनाया था यहाँ पे, तो इमेजनरी वाला कंसेप्ट मैं आपको भी यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। तो सिमिलर ऐसे इसी केस में आपका निकल के आ जाएगा कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक फैक्टर आपका यहाँ से निकल के आ गया, तो ये कॉमन निकलेंगे, तो x माइनस 1 हो गया, और दो फैक्टर आपके यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इमेजनरी वाला कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस आ जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पे अपने चलते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज़, ये हमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए पहली आइडेंटिटी हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारे सामने है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा। एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई और x माइनस वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, मैं अगर बात करूं आपके सामने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, a प्लस बी होल स्क्वायर आप सभी को आता है, नहीं तो आप देख लीजिए अभी, x इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी आपकी हो गई। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास एक आ जाती है x प्लस ए इंटू में x माइनस बी, ये क्या होगा। फिर आपकी एक तीन वाली आ जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होगा। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होगा। तो ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ नंबर। ठीक है, अब बात करें अगर x प्लस ए है, x प्लस बी है, इसको कैसे करेंगे। तो अगर देखो या तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x को b से करोगे bx हो जाएगा, फिर x को a से करोगे ax हो जाएगा, और a को b से करोगे a भी हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, अब तीन वेरिएबल हो गए, उसका स्क्वायर करना है ऐड करके, तो कुछ नहीं, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर याद रखिए, फिर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये तो हो गए आपके स्क्वायरिंग वाले सारे।
फिर आपका आ जाता है क्यूब्स के ऊपर। क्यूब के ऊपर कैसे आ जाता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो ये भी बेटा सिंपल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और फिर ब्रैकेट में है x प्लस वाई। अब इसी को कई बार एक्सपेंडेड फॉर्म में दे के पूछ लेता है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमारा होता है x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है बेटा, इसी को अलग एक्सपेंड करके क्या देगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक आपके सामने में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी आपको बहुत ज़रूर याद हो जानी चाहिए और आपको ये आइडेंटिटी ऐसा हो कि आप देखते ही पहचान सके कि ये आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, आजकल खूब क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, केवीएस में आते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में आने शुरू हो गए हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, इसके साथ आ जाएगा फिर ब्रैकेट में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसी का बेटा कई बार क्या कर देता है, एक अलग फॉर्म में उसको दे देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो तो वो भी फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूँ। वो क्या होता है कि 1/2 दे देगा इधर और इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा और साथ में अंदर क्या हो जाता है, ये अंदर हो जाता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको जो है आनी चाहिए। अब एक इसका केस बन जाता है पर्टिकुलर, वो केस क्या बन जाता है कि आपके सामने वो केस ये बन जाता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर एक केस बन जाता है इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड बन जाए, या तो तीनों बराबर हों या फिर तीनों का सम जो है वो 0 हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या निकल के आ जाता है, उस केस में हमारी ये आइडेंटिटी बन जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, दोनों ही केस में मेरी आइडेंटिटी ये बन के आ जाएगी। अब वो क्या आपको दे सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है यहाँ से कि उसने आपको दे दिया कि x की वैल्यू है 1010, उसने आपको दे दिया कि x की वैल्यू 1010 है, उसने आपको दे दिया y की वैल्यू जो है 1011 है और उसने आपको z को दे दिया कि 2031 माइनस में जो है z की वैल्यू है 2021 लिख लो यहाँ पे आप 2021। आपको ऐसा दे दे रहा पूछे फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होगा, तो अब आप घबरा जाएंगे इसको देख के कि 1010 का क्यूब कैसे करूँ, 1011 का कैसे करूँ। तो आप बस ये देखिए एक्स वाई और जेड का सम 0 बन रहा है, उनका सम 0 बन रहा है, तो जो आंसर आएगा आपका 3xyz आएगा और 3xyz आएगा तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा तो आप ऑप्शंस में से ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं जो 3 के मल्टीपल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब हेल्प करता है हमें, इतना बड़ा नंबर तो नहीं आता, मैं आपको एक समझाने के लिए बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा जो है चैप्टर का जो है कंप्लीट हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं उसकी एक अलग से डाउट वीडियो बना दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप अपना जो भी आपको डाउट है वो ड्रॉप करिए, वहाँ पे आपको वहाँ उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हम लोग वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बना देंगे जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट करिए, आपस में भी आप क्वेश्चंस के सोल्व कर सकते हैं बच्चों के, तो ये सब हम कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अभी आप आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे, इस चैप्टर के टोटल 80 क्वेश्चंस हम वहाँ पे करेंगे, 4 वीडियोज़ में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के थोड़ा जल्दी हो जाता है तो हो सकता है वीडियोज़ थोड़ी छोटी रहें, आपके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।